हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को, केमिकल फॉर्मूलास को कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए हमने बेस तैयार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया था, संयोजकता बताया था कि वैलेंसी क्या होती है। हम लोग देखे थे कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, खूब बेहतर तरीके से वैलेंसी हम लोग निकाले थे, सीखे भी थे और उसकी सहायता से एक दो हम लोग रासायनिक सूत्र भी लिखे थे, लेकिन सारा का सारा रासायनिक सूत्र हम लोग वहां पे नहीं देखे थे। आइए कुछ रासायनिक सूत्र है जिसे हम लोग बनाते हैं कि कैसे ये रासायनिक सूत्र बनेगा, प्रैक्टिस करते हैं। अगर इस रासायनिक सूत्र को अगर आप लोग अभ्यास कर लेते हैं तो आपको 9th 10th में कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक समीकरण, और वहां पे देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। पहले हम लोग यहाँ पे रासायनिक सूत्र को लिखना सीख जाएं, कैसे इसका बड़ा मतलब यूज है आगे चल के, ठीक है ना। तो आइए बच्चे लोग, हम लोग इसके पिछले कक्षा में क्या देखा था, हम लोग ये देखा था कि यहाँ पे दो चार्ट बनाया था। एक चार्ट हमारा धन मूलक कहलाता था और दूसरा क्या कहलाता था, ऋण मूलक कहलाता था, ठीक है ना। तो धन मूलक यहाँ पे है, धन मूलक के लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का संकेत Na से होता है और इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। पोटेशियम है, इसका संकेत K है और इसका संयोजकता कितना है, 1 है। उसी प्रकार से कैल्शियम है, कैल्शियम का संयोजकता 2 है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे Fe का संयोजकता अगर 2 होता है तो उसको फेरस हम लोग कहते हैं। अगर वहीं पे Fe का संयोजकता 3 हो जाए तो उसको फेरिक कहते हैं। Cu का अगर संयोजकता 1 है तो उसको क्यूप्रस कहेंगे और Cu का संयोजकता अगर 2 है तो इसको क्यूप्रिक कहते हैं। मैग्नीशियम का 2 होता है और अमोनियम का 1 होता है। तो ये वाला जो लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है यह धन मूलक का है। क्या है, धन मूलक का। दूसरी साइड में आपको जो लिस्ट दिखाई दे रहा है ये लिस्ट ऋण मूलक का है। किसका है, ऋण मूलक का है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऑक्साइड दिया हुआ है, ऑक्साइड को O संकेत होता है और इसका संयोजकता 2 होता है। उसी प्रकार क्लोराइड को Cl से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं और उसका संयोजकता 1 होता है। नाइट्रेट के NO3 से और इसका संयोजकता 1 होता है। हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है OH, उसका संयोजकता 1 होता है। सल्फाइड का S से निरूपित करते हैं और इसका 2 होता है। सल्फेट का SO4 का 2 संयोजकता होता है। बाइसल्फेट का 1 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है और बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 से हम लोग निरूपित करते हैं और उसका संयोजकता 1 के बराबर होता है। अगर इतना बात आपको याद हो जाएगा तो आप किसी भी रासायनिक सूत्र को आसानी से लिख पाएंगे। इतना बात याद हो गया आपको तो आप कोई भी रासायनिक सूत्र आसानी से बना पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी रासायनिक सूत्र आप लिखते हैं तो उसमें 2 पार्ट होता है। आगे वाला पार्ट को धन मूलक कहा जाता है और पीछे वाले पार्ट को ऋण मूलक कहा जाता है। धन मूलक, ऋण मूलक मिल के ही कोई भी रासायनिक सूत्र बनाते हैं, यानी कोई भी केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो वहां पे आपने देखा था क्या कि एल्युमिनियम का संयोजकता कितनी थी, 3 थी और ऑक्साइड की संयोजकता कितनी थी, 2 थी। अब उसी के सहारे से हम यहाँ पे बना लेंगे। एल्युमिनियम का संकेत किससे था बच्चा लोग, Al से था और ऑक्साइड का O से। एल्युमिनियम का कितना था संयोजकता, 3 था और ऑक्साइड का कितना था, 2 था। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तीसरा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इसके साथ चला जाएगा। तो इसको लिखने का जो स्टाइल होगा Al2O3 होगा। तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या हुआ, रासायनिक सूत्र हुआ। क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। मेन यहाँ पे क्या है, अगर आपको धन मूलक याद हो गया, ऋण मूलक याद हो गया तो यहाँ पे देखिए कितना आसानी से हमारा रासायनिक सूत्र बन रहा है। अगला हमारा क्या है, फेरस ऑक्साइड है। क्या है, फेरस ऑक्साइड। तो फेरस का संकेत क्या होता है, Fe होता है, ऑक्साइड का O होता है। फेरस के लिए हम लोग संयोजकता 2 लेते हैं, ऑक्साइड के लिए
2 लेते हैं, तो ये 2 2 बराबर हो तो कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, FeO लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, फेरस ऑक्साइड है। क्या है, फेरस ऑक्साइड है। उसी प्रकार से अगर एल्युमिनियम सल्फेट का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखा था क्या कि एल्युमिनियम का कितना होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, सल्फेट का SO4 होता है। चलिए हम बना देते हैं, ठीक है ना, हम बना देते हैं। यहाँ पे Al हो गया और यहाँ पे SO4 हो गया। तो Al का कितना होता है, 3 होता है, और SO4 का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। अगर इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या होगा, Al2SO4 का होल ट्वाइस 3 हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कह देंगे, एल्युमिनियम सल्फेट कह देंगे। क्या कह देंगे, एल्युमिनियम सल्फेट कह देंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बना हुआ है। पहले हम लोग एल्युमिनियम का क्या लिखे हैं, संकेत लिखे हैं, फिर उसका संयोजकता लिखे हैं, उसके नीचे यहाँ पे उसके बगल में क्या है, सल्फेट दिया हुआ है। तो सल्फेट का संकेत क्या होता है, SO4 होता है, और उसकी संयोजकता 2 हमने लिख दिया है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो Al2SO4 का होल ट्वाइस कितना है, यहाँ पे 3 आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फेरिक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फेरिक दिख रहा है। तो फेरस का संयोजकता 2 होता है, लेकिन फेरिक का कितना है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बच्चा लोग, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पे फेरिक का कितना है, 3 है। फेरिक का कितना है, 3 है। तो फेरिक के लिए हम क्या करेंगे, संकेत तो सेम रहेगा, Fe रहेगा, ऑक्साइड के लिए O रहेगा, इसका संयोजकता 3 होगा, इसका 2 होगा। अब इसको लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बना। ये क्या बना, फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बना। उसके बाद से क्यूप्रिक क्लोराइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्यूप्रिक क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है ना, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक का देख लेते हैं क्या होता है हमारा बच्चा लोग। यहाँ पे देखिए, क्यूप्रिक का संयोजकता 2 होता है और क्यूप्रस का 1 होता है। तो क्यूप्रिक के लिए हम लोग संयोजकता कितना लेंगे, 2 लेंगे। कितना लेंगे, 2। तो यहाँ पे हम लेंगे Cu के लिए 2, और Cl का हम जानते हैं कि 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CuCl2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होगा, जिसे हम लोग CuCl2 बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी कैसे बना आप लोगों ने देखा। अगला हमारा क्या है, अमोनियम कार्बोनेट है। क्या है, अमोनियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि अमोनियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अमोनियम का संकेत NH4 होता है, और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है, ठीक है ना। तो अमोनियम का जो संयोजकता होता है वह कितना होता है, वह कितना पे, अमोनियम का संयोजकता 1 होता है, और इसका कितना होता है, 2 होता है। जब इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे CO, NH4 का होल ट्वाइस 2 CO3। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अमोनियम कार्बोनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो कैल्शियम का क्या होता है, संकेत Ca होता है, और हाइड्रोक्साइड का OH होता है। हम जानते हैं कि कैल्शियम का संयोजकता 2 है और OH का 1 है। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये कैसे लिखाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखा, अमोनियम कार्बोनेट का देखा। अगला जो है हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये बच्चा लोग आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा। अगला जो है पोटेशियम नाइट्रेट है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या कि पोटेशियम नाइट्रेट हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट कैसे लिखेंगे, तो बच्चे लोग हम जानते हैं कि पोटेशियम के लिए K लिखते हैं और नाइट्रेट के लिए NO3 लिखते हैं, ठीक है ना। इसका संयोजकता 1 होता है, इसका संयोजकता 1 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो KNO
3 हो जाता है और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। हमारा क्या हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ। अब आगे देख रहे हैं क्या, आगे कुछ और है, उसको चलो हम लोग देख लेते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सोडियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है। यानी और हम लोग क्या 4 फॉर्मूले को देखेंगे और खूब अच्छे से देखेंगे कि हमें कोई लिखने में आगे समस्या ना हो। ठीक है ना, जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ उसी को मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे लिखना है कोई भी रासायनिक सूत्र। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या, सोडियम सल्फेट। हम सोडियम का संकेत जानते हैं, क्या होता है, Na होता है और सल्फेट का क्या होता है, SO4। तो सोडियम का जो होता है वो 1 होता है, क्या, सोडियम का संयोजकता 1 होता है, सल्फेट का कितना होता है, 2 होता है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, Na2SO4। तो ये हमारा सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र रहा। ये हमारा क्या रहा, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र रहा। वो कितना है, Na2SO4 है। तो Na2SO4 को हम लोग सोडियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर के लिए हमारा क्या हो जाता है, Cu हो जाता है और सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं, SO4 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, SO4 लिखते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि कॉपर का संयोजकता 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है। ठीक है ना। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला रहा। उसके बाद से यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट दिख रहा है। तो पोटेशियम के लिए हम लोग K का प्रयोग करते हैं और परमैंगनेट के लिए MnO4 का प्रयोग करते हैं। तो K का संयोजकता 1 होता है, Mn4 का संयोजकता 1 होता है। जब इसको लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये KMnO4 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र हो गया। अगला हमारा क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या होता है, K2Cr2O7 होता है। तो हम जानते हैं कि पोटेशियम के लिए K का प्रयोग करते हैं और डाइक्रोमेट के लिए Cr2O7 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। हम जानते हैं कि K का जो संयोजकता होता है वह 1 होता है और इसका संयोजकता 2 होता है। तो जब हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा, K2Cr2O7 आएगा। यानी यहाँ पे आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट देखने को मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को खूब बेहतर तरीके से कैसे रासायनिक सूत्र लिखा जाता है ये समझ में आया होगा और लिखना भी आया होगा। तो आप बच्चा लोग जितना हमने रासायनिक सूत्र बनवाया है, लिखवाया है, आप उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आपको बेहतर आइडियाज आएंगे। ठीक है ना। और भी रासायनिक सूत्र आप बना पाएंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।